हेलो एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज हम इस चैप्टर का थर्ड टॉपिक स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है सॉल्युबिलिटी। तो लेट्स स्टार्ट। लेट अस टेक वन एग्जांपल। हमने क्या किया है, 1 लीटर ऑफ सॉल्वेंट लिया है और ये सॉल्वेंट हमारा क्या है, लिक्विड। अब ये सॉल्वेंट आप दो क्वांटिटी में ले सकते हो। सॉल्वेंट या तो 1 लीटर होना चाहिए या तो 100 ग्राम, ये चॉइस आपकी है। सपोज करते हैं हमने यहाँ पे 1 लीटर ऑफ सॉल्वेंट लिया है। इसमें मैंने क्या किया, सबसे पहले 10 ग्राम ऑफ NaCl मिलाया है। तो जब मैंने 10 ग्राम ऑफ NaCl मिलाया तो वो बहुत इजीली इस सॉल्वेंट में डिसॉल्व हो जाता है। फिर हमने क्या किया है, 20 ग्राम NaCl मिलाया, वो भी हमारे सॉल्वेंट में क्या हो गया, बहुत इजीली डिसॉल्व हो गया। यहाँ पे जो हम NaCl ले रहे हैं वो हमारा क्या है, सोल्यूट, और ये जो लिक्विड है ये हमारा क्या होगा, सॉल्वेंट। तो यहाँ पे जब 20 ग्राम हमने NaCl लिया वो भी बहुत इजीली सॉल्वेंट में डिसॉल्व हो जाता है। सपोज करो अब हमने कितना लिया, 40 ग्राम, तो वो भी सल्यूट क्या होता है, बहुत इजीली इसमें डिसॉल्व हो जा रहा है। जब हमने 60 ग्राम लिया तो हम ये देखते हैं कि टिल 60 ग्राम जितना भी हमने सल्यूट लिया था वो बहुत इजीली सॉल्वेंट में डिसॉल्व हो जा रहा था और हमें जो सोल्यूशन मिल रहा था वो बिल्कुल क्लियर सोल्यूशन मिल रहा था। लेकिन जैसे ही हमने 60 ग्राम ऑफ NaCl मिलाया तो वैसे ही हमें ये दिख रहा है कि हमारे सोल्यूशन में कुछ अनडिसॉल्व पार्टिकल हमें दिख रहे थे। और ऐसे ही सोल्यूशन को हम लोग क्या बोलते हैं, सैचुरेटेड सोल्यूशन। सैचुरेटेड सोल्यूशन। तो इस एग्जाम्पल से, ये जस्ट एक एग्जाम्पल है, इस एग्जाम्पल से हमें ये समझ आता है कि हर सॉल्वेंट की या हर लिक्विड का अपना एक लिमिट होता है। जिस लिमिट से पहले, जैसे कि इस एग्जाम्पल में यहाँ पे इस सॉल्वेंट की लिमिट कितनी है, 60 ग्राम। मतलब आप 60 ग्राम तक जितना भी आप नमक मिला रहे थे या जितना भी सोल्यूट मिला रहे थे वो उसको अपने में बहुत इजीली डिसॉल्व कर ले रहा था। लेकिन आफ्टर क्रॉसिंग दिस लिमिट दैट इज 60 ग्राम, उसमें क्या हो रहा था, हमें अनडिसॉल्व पार्टिकल जो है वो हमें दिख रहे थे। तो यहाँ से हम ये बोल सकते हैं कि हर सॉल्वेंट या हर लिक्विड का अपना एक सर्टेन लिमिट होता है, जिसके बाद आप जितना भी सल्यूट अगर एक्स्ट्रा ऐड करोगे तो वो हमेशा सोल्यूशन में एज इट इज हमें दिखता है। और ऐसे सोल्यूशंस को हम लोग क्या बोलते हैं, सैचुरेटेड सोल्यूशन। तो सैचुरेटेड सोल्यूशन इज दोज सोल्यूशन व्हिच हैज अनडिसॉल्व पार्टिकल ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन इट। सैचुरेटेड सोल्यूशन क्या होता है, इट इज द सोल्यूशन which remain in contact with undissolved solute particle। तो आई होप आप लोग को सैचुरेटेड सोल्यूशन का डेफिनेशन समझ आ गया होगा। सैचुरेटेड सोल्यूशन वो सोल्यूशंस होते हैं जिसमें कि अनडिसॉल्व सोल्यूट के पार्टिकल्स सोल्यूशन के कांटेक्ट में रहते हैं, और जिस अमाउंट पे ये हमें सैचुरेटेड सोल्यूशन मिलता है उस अमाउंट को हम उसकी सॉल्युबिलिटी बोलते हैं। जैसे कि इस एग्जांपल में इस लिक्विड की ये लिक्विड सैचुरेटेड पॉइंट पे कब पहुंच रहा था, 60 ग्राम पे। मतलब आप जैसे ही 60 ग्राम उसमें मिला रहे थे, 60 ग्राम से पहले आपने जितना भी सोल्यूट का पार्टिकल मिलाया था वो उसमें इजीली डिसॉल्व होके हमें यहाँ पे कैसा सोल्यूशन मिल रहा है, बिल्कुल ट्रांसपेरेंट सोल्यूशन। दैट इज यहाँ पे ये क्लियर सोल्यूशन है। लेकिन यहाँ 60 ग्राम के बाद आप जितने भी पार्टिकल्स मिला रहे थे वो सब के सब इसमें अनडिसॉल्व फॉर्म में हमें दिख रहे हैं। तो ऐसे सोल्यूशन को हम लोग क्या बोलते हैं, सैचुरेटेड सोल्यूशन। और जिस अमाउंट पे ये सैचुरेटेड सोल्यूशन मिलता है उसी को हम लोग उसकी क्या बोलते हैं, सॉल्युबिलिटी। यहाँ पे इसका डेफिनेशन लिख रही हूँ, अमाउंट ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट in a particular solvent to form saturated solution at a particular temperature।
टेम्परेचर इज नोन एज सॉल्युबिलिटी। तो आई होप आप लोग को इतना समझ आया होगा। तो यहाँ से हमें क्या दिख रहा है कि हर सॉल्वेंट में दो पार्ट होते हैं। एक पार्ट क्या होता है, लिमिट के पहले आप जितना भी सल्यूट ऐड करोगे वो उसको बहुत इजीली खुद के साथ डिसॉल्व कर लेता है, और लिमिट के बाद अगर आप उसमें एक्स्ट्रा कुछ भी अमाउंट ऑफ सल्यूट डालोगे तो वो हमेशा सोल्यूशन में अनडिसॉल्व फॉर्म में प्रेजेंट रहेगा, और उसके बाद लिमिट के बाद जो सोल्यूशन हमें मिलता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, सैचुरेटेड सोल्यूशन। और जिस अमाउंट पे ये सैचुरेटेड सोल्यूशन मिलता है उसे हम उसकी सॉल्युबिलिटी बोलते हैं। तो अब यहाँ पे क्या है, अब दोनों में डिफरेंस क्या है, यहाँ पे हमें जो सोल्यूशन मिल रहा था वो क्लियर सोल्यूशन नहीं है, यहाँ पे सोल्यूट के पार्टिकल्स उसमें जा तो रहे हैं लेकिन डिसॉल्व नहीं हो रहे। लेकिन यहाँ पे क्या होता है कि टिल 60 ग्राम से पहले आप जितना भी सोल्यूट का पार्टिकल डाल रहे हो वो सब के सब डिसॉल्व हो जा रहे हैं और अपने फेज को छोड़ दे रहे हैं। जैसे कि यहाँ पे आपने जब NaCl डाला था तो पहले NaCl क्या था, सॉलिड क्रिस्टल के फॉर्म में था, लेकिन इसके अंदर जाने के बाद वो अपने सॉलिड फेज को छोड़ के लिक्विड फेज को अटेन कर लेता है। तो इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, डिसोल्यूशन। प्रोसेस ऑफ मिक्सिंग ऑफ सोल्यूट पार्टिकल एंड लीविंग इट सॉलिड फेज इज नोन एज डिसोल्यूशन। तो यहाँ पे ये प्रोसेस मैं एक्सप्लेन कर दे रही हूँ। प्रोसेस ऑफ mixing of solute particle with the solvent and leaving its solid phase is known as dissolution. आई थिंक समझ आ गया होगा। डिसोल्यूशन क्या होगा, हमेशा लिमिट के पहले जो प्रोसेस होता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, डिसोल्यूशन। प्रोसेस ऑफ मिक्सिंग ऑफ सोल्यूट पार्टिकल एंड लीविंग इट सॉलिड फेज इज नोन एज डिसोल्यूशन। अब इसमें क्या होता है, सोल्यूट पार्टिकल डिसअपियर्स, सोल्यूट पार्टिकल disappears and we get a clear solution. डिसोल्यूशन प्रोसेस में लिमिट से पहले क्या होगा, जितना भी आप सोल्यूट डालते हो वो सारे के सारे डिसॉल्व हो जाते हैं और इसी प्रोसेस को डिसोल्यूशन बोलते हैं, और हमें जो सोल्यूशन मिलता है वो पूरा का पूरा कैसा मिलता है, क्लियर। लेकिन सैचुरेटेड पॉइंट में क्या होता है कि जो भी आप सोल्यूट डालते हो इट रिमेन इन कॉन्टैक्ट विद द सोल्यूशन इन अनडिसॉल्व फॉर्म। सोल्यूट पार्टिकल get into the solution and remain in undissolved form. तो अब यहाँ पे क्या है कि मिक्सिंग के प्रोसेस को तो हमने बोल दिया कि क्या बोलते हैं, डिसोल्यूशन। लेकिन यहाँ पे इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, ये सोल्यूशन का नाम तो सैचुरेटेड सोल्यूशन है, जिस अमाउंट पे ये अटेन होता है उसे हम सॉल्युबिलिटी बोलते हैं। लेकिन यहाँ पे ऐसा क्या होता है कि ये सोल्यूट के पार्टिकल्स यहाँ पे अनडिसॉल्व फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं, और इस प्रोसेस का नाम क्या होता है वो मैं अब समझाऊंगी। अब होता क्या है कि जब हमने पहले इनिशियल फेज में 1 लीटर ऑफ सॉल्वेंट लिया और उसमें जब हमने 10 ग्राम ऑफ NaCl मिलाया तो उस टाइम क्या था, अमाउंट ऑफ सोल्यूट कम है। फिर मैंने जैसे जैसे अमाउंट ऑफ सोल्यूट का कंसंट्रेशन क्या किया, मैंने बढ़ाना शुरू किया। पहले कितना था, 10 ग्राम, फिर कितना हुआ, 20, फिर 40, फिर 60। तो यहाँ पे हमें क्या दिख रहा है कि यहाँ जैसे ही हम सैचुरेशन पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं
इस पॉइंट की तरफ, सैचुरेशन पॉइंट की तरफ जैसे ही हम बढ़ते हैं तो हमारा कंसंट्रेशन ऑफ सल्यूट क्या होता है, बढ़ता है। तो यहाँ पे हम ये लिख सकते हैं कंसंट्रेशन ऑफ सल्यूट इंक्रीजेस इन द सॉल्वेंट। अब होता क्या है कि जैसे ही हम क्या कंसंट्रेशन पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं तो क्या होता है, हमारा कंसंट्रेशन ऑफ सल्यूट क्या हो रहा है, सॉल्वेंट में बढ़ते जा रहा है। अब जैसे जैसे सल्यूट का कंसंट्रेशन बढ़ता है तो होता क्या है कि इस पॉइंट पे हर सॉल्वेंट की जो पर्टिकुलर सैचुरेशन लिमिट होती है वहां तक पहुंचते पहुंचते सॉल्वेंट में इतने ज्यादा नंबर ऑफ सल्यूट के पार्टिकल्स हो जाते हैं कि दे स्टार्ट कोलाइडिंग विद ईच अदर। सारे पार्टिकल्स का एक दूसरे से क्या होता है, कोलिजन होता है। अब कोलिजन होने की वजह से क्या होता है, जो पार्टिकल्स होते हैं वो एनर्जी को लूज करते हैं, और जब भी कोई पार्टिकल्स अपना एनर्जी लूज करेगा तो इसके वजह से वो लिक्विड फेज से किसमें चेंज होने लगता है, सॉलिड फेज में। यहाँ पे क्या हो रहा था कि जो भी पार्टिकल्स है वो सॉलिड से किसमें चेंज हो रहे हैं, लिक्विड में। लेकिन यहाँ पे ड्यू टू कोलिजन पार्टिकल स्टार्ट losing their energy and changes into solid phase, and this process is known as recrystallization। तो recrystallization क्या होता है और कैसे होता है, as the concentration of solute particle increases, they start colliding with each other, due to which loses energy and changes into solid phase, known as, इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, रिक्रिस्टलाइजेशन। तो आई होप आप लोग को ये सब समझ आया होगा। तो होता क्या है कि जब भी आप किसी, अब यहाँ पे सिंपल है, आप लोगों को कुछ टर्म्स बहुत आसानी से समझ आ जाने चाहिए। पहला मैंने क्या बताया कि किसी भी सॉल्वेंट में आपको ये ध्यान रखना होगा कि सॉल्वेंट का क्वांटिटी हमेशा आपको कितना लेना है, या तो 1 लीटर या तो 100 ग्राम। अगर किसी भी सॉल्वेंट में आप सल्यूट के पार्टिकल्स मिलाते हो तो पहले क्या होता है, पहला डिसोल्यूशन प्रोसेस होता है, फिर वो अपने सैचुरेशन पॉइंट को अटेन करता है, और उसके बाद कंसंट्रेशन ऑफ सल्यूट के बढ़ने के वजह से पार्टिकल्स में कोलिजन होता है और वो अब एनर्जी लूज करके सॉलिड फेज में वापस बदलने लगते हैं, और इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, रिक्रिस्टलाइजेशन। तो किसी भी सोल्यूशन में बेसिकली 2 प्रोसेस हो रहे हैं, वन इज डिसोल्यूशन एंड अदर इज क्रिस्टलाइजेशन। तो हम ये कह सकते हैं डिसोल्यूशन में क्या होता है, आप सिंपल है, डिसोल्यूशन में ये लिख सकते हैं कि डिसोल्यूशन में कोई भी पार्टिकल किस में चेंज हो रहा है, सॉलिड से लिक्विड में। और रिक्रिस्टलाइजेशन में जो पार्टिकल्स होते हैं वो एनर्जी लूज करने के वजह से किस में बदलने लगते हैं, लिक्विड से सॉलिड में। तो होता क्या है कि जैसे ही आपने सल्यूट के पार्टिकल्स डाले तो सल्यूट के पार्टिकल्स डालने की वजह से पहले क्या होगा, सल्यूट पार्टिकल्स सॉल्वेंट के साथ बहुत इजीली मिक्सअप होंगे और वो क्या करेंगे, अपने सॉलिड फेज से लिक्विड फेज में बदलेंगे। इस प्रोसेस को हम क्या बोल रहे हैं, डिसोल्यूशन। डिसोल्यूशन के वक्त जो हमें सोल्यूशन मिलता है वो ऑलवेज कैसा होता है, क्लियर सोल्यूशन। जैसे जैसे आप कंसंट्रेशन ऑफ सल्यूट बढ़ाते रहते हो वैसे वैसे हर सॉल्वेंट की एक पर्टिकुलर लिमिट होती है, जिस लिमिट को अटेन करने के बाद हमेशा हमें कैसा सोल्यूशन मिलता है, सैचुरेटेड सोल्यूशन। सैचुरेटेड सोल्यूशन वो सोल्यूशन होता है विच इज इन कॉन्टैक्ट विद द अनडिसॉल्व्ड सोल्यूट। ऐसा सोल्यूशन जो हमेशा अनडिसॉल्व सल्यूट पार्टिकल्स के कांटेक्ट में रहता है, मतलब सल्यूट के पार्टिकल्स उसमें जाएंगे तो, लेकिन वो अनडिसॉल्व फॉर्म में उसमें प्रेजेंट होते हैं, और जिस अमाउंट पे ये सैचुरेशन मिलता है उसको हम उसकी क्या बोलते हैं, सॉल्युबिलिटी। तो है क्या यहाँ पे, अब आप लोग को ये सारे प्रोसेस समझ आ चुके हैं। तो यहाँ पे इनिशियली क्या हो रहा है, हर सोल्यूशन में याद रखिए पहले होगा डिसोल्यूशन
एंड देन होगा रिक्रिस्टलाइजेशन। अब क्या होता है, ये दोनों प्रोसेस साइमल्टेनियसली होते रहते हैं। जैसे जैसे डिसोल्यूशन बढ़ता रहता है, पहले डिसोल्यूशन का प्रोसेस होगा, वैसे वैसे क्या होगा, रिक्रिस्टलाइजेशन का प्रोसेस भी बढ़ता है, क्योंकि दोनों इक्वल रेट पे बढ़ते हैं। तो बिकॉज इक्वल रेट पे बढ़ने की वजह से एक पॉइंट ऐसा आता है जब सोल्यूशन क्या होता है, इक्विलिब्रियम को अटेन कर लेता है। एंड इक्विलिब्रियम पे क्या होता है कि कंसेंट्रेशन ऑफ सल्यूट जो होता है सोल्यूशन में कांस्टेंट हो जाता है। तो इतना जो भी मैंने आप लोग को पढ़ाई, ये पूरा का पूरा एनसीईआरटी में लिखा हुआ है। अब आगे हम पढ़ेंगे व्हाट आर द फैक्टर्स दैट अफेक्ट द सॉल्युबिलिटी। तो ये नोट कर लीजिए। तो अब हमें सॉल्युबिलिटी पढ़ना है एंड व्हाट आर द फैक्टर्स दैट अफेक्ट सॉल्युबिलिटी। हालांकि हमने सॉल्युबिलिटी पढ़ लिया है, लेकिन सॉल्युबिलिटी का मैं डेफिनेशन यहाँ पे एक बार बता रही हूँ। मैंने क्या बताया था, इट इज द अमाउंट ऑफ सल्यूट, amount of solute present in solvent to form a saturated solution, at a particular temperature is known as solubility। amount of solute present होता है एक particular amount of solvent में, वो भी एक particular temperature पे, to form a saturated solution is known as its solubility। अब होता क्या है कि अमाउंट ऑफ सल्यूट और अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट जनरली यहाँ पे फिक्स होते हैं। अमाउंट ऑफ सल्यूट जो है वो आप इसको यहाँ पे सल्यूट का जो भी कंसंट्रेशन है वो या तो ग्राम में लेंगे या तो मोल्स में ले सकते हैं। दैट इज जो भी आपने सल्यूट लिया, जैसे मैंने बताया था 10 ग्राम NaCl, तो 10 ग्राम जो भी आप NaCl ले रहे हो या तो उसे ग्राम में लो या तो फिर उसी क्वांटिटी को आप मोल्स में चेंज कर सकते हो। और मैंने अपने वीडियो में बता रखा है कि मोल्स में चेंज करने का क्या तरीका है, गिवन वेट डिवाइडेड बाय इट्स मॉलिक्यूलर वेट। तो सल्यूट का कंसंट्रेशन जनरली किस में होना चाहिए, ग्राम में और मोल में। और मैंने बताया था सॉल्वेंट हमेशा किस में होना चाहिए, लीटर में। तो ये चीज मुझे बतानी थी। और यूनिट ऑफ सॉल्युबिलिटी क्या होती है, सॉल्युबिलिटी की भी यूनिट होती है और इसकी यूनिट क्या होगी, मैंने क्या बताया, होता क्या है, इट इज द अमाउंट ऑफ सल्यूट प्रेजेंट इन अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट। तो इट इज द अमाउंट ऑफ सल्यूट इन गिवन अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट, यही तो होता है हमारी सॉल्युबिलिटी। अब होता क्या है यहाँ पे, अमाउंट ऑफ सल्यूट यहाँ पे जनरली किस में रहेगा, ग्राम में, ग्राम पर लीटर रहेगा या तो फिर क्या रहेगा, मोल पर लीटर। तो इसका मतलब यहाँ से हमें ये कंफर्म हो गया है कि यूनिट ऑफ सॉल्युबिलिटी क्या होती है, इधर इट इज ग्राम पर लीटर या फिर मोल पर लीटर। अब हम सॉल्युबिलिटी जो है और जो भी जितना पोर्शन था सॉल्युबिलिटी का, ये सारा मैंने आप लोग को बता दिया है। अब हमें पढ़ना है फैक्टर्स अफेक्टिंग सॉल्युबिलिटी। तो जो सॉल्युबिलिटी जो फैक्टर्स सॉल्युबिलिटी को अफेक्ट करते हैं वो कौन कौन से फैक्टर्स है, वो होता है नेचर ऑफ सल्यूट, नेचर ऑफ सॉल्वेंट, एंड टेम्परेचर। अब हमारा सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड पढ़ते हैं तो 3 फैक्टर्स है जो इफेक्ट करते हैं। और जब हम सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड पढ़ते हैं तो हमारे 4 फैक्टर्स है जो इफेक्ट करते हैं। वहां पे प्रेशर भी इन्वॉल्व होता है, लेकिन क्योंकि हम अभी पढ़ रहे हैं सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड, इसीलिए हमें सिर्फ 3 ही फैक्टर्स को पढ़ना है। दैट इज नेचर ऑफ सल्यूट, नेचर ऑफ सॉल्वेंट एंड टेम्परेचर। तो अब हम स्टार्ट करते हैं नेचर ऑफ सल्यूट अफेक्टिंग सॉल्युबिलिटी। तो पहला फैक्टर हमें क्या पढ़ना है, नेचर ऑफ सल्यूट। तो किसी भी सल्यूट को अगर किसी सॉल्वेंट में डिसॉल्व होना है तो 2 एनर्जीज हैं जो रिस्पॉन्सिबल होती है। किसी भी सल्यूट को अगर किसी सॉल्वेंट में डिसॉल्व होना है तो 2 एनर्जीज होती है जिससे पता चलता है कि वेदर अ सल्यूट विल गेट डिसॉल्व इन द सॉल्वेंट और इट विल नॉट डिसॉल्व। फर्स्ट इज लैटिस एनर्जी, अनदर इज हाइड्रेशन एनर्जी। तो अब लैटिस एनर्जी होता क्या है, जैसे कि
हमने पिछले एग्जाम्पल में क्या किया था, NaCl को वाटर में डिसॉल्व किया था। तो NaCl क्या होता है, सॉलिड क्रिस्टल होता है। तो 1 मोल ऑफ NaCl को, और हमें पता है कि NaCl क्या है, आयनिक क्रिस्टल है। तो आयनिक क्रिस्टल है और इट इज मेड अप ऑफ आयंस, दैट इज ये क्या हो गया हमारा आयनिक क्रिस्टल है, ये सॉलिड फॉर्म में मिलता है हमें। तो 1 मोल ऑफ NaCl को उसके गैशियस आयंस में बदलने में, दैट इज हमें पता है कि जो NaCl का क्रिस्टल होता है वो आयनिक क्रिस्टल है, इट इज मेड अप ऑफ आयंस, दैट इज Na+ एंड Cl-। तो किसी भी 1 मोल ऑफ आयनिक कंपाउंड को उसके गैशियस आयंस में बदलने में जितना अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड होता है, उसी एनर्जी को हम लोग क्या बोलते हैं, लैटिस एनर्जी। तो इसका मतलब यहाँ पे ये क्या कह सकते हैं, लैटिस एनर्जी इज द रिक्वायर्ड एनर्जी। ये हमारी कौन सी एनर्जी हो गई, रिक्वायर्ड एनर्जी। अब हमने क्या किया है कि लैटिस एनर्जी, अब हमारा जो आयनिक क्रिस्टल था वो आयंस में टूट गया है। अब होता क्या है, जब आपने नमक को पानी में मिलाया था तो पहले क्या होता है, जो NaCl सॉलिड क्रिस्टल है एक दूसरे से बाउंडेड है, उसके आयंस को हमें अलग अलग करना पड़ेगा ना। दैट इज NaCl जो ओवरऑल एक दूसरे से जुड़ा है उसे हम तोड़ने के लिए, दैट इज Na को अलग करने के लिए और Cl- को अलग करने के लिए जो एनर्जी देते हैं उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, लैटिस एनर्जी। अब वाटर में डिसॉल्व होने के बाद होता क्या है कि ये दोनों भी कैसे हैं, आयंस हैं, दैट इज दे हैव देयर ओन चार्जेस। Na के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है, Cl के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है। और जैसे कि हमें पता है कि वाटर इज इटसेल्फ अ डाइपोल। अब डाइपोल का मतलब क्या होता है, डाइपोल भी एक पोलर कंपाउंड होता है। डाइपोल इज ऑल्सो इट इज अ पोलर कंपाउंड विद अ पार्शियल पॉजिटिव एंड पार्शियल नेगेटिव चार्ज। जैसे कि हम ये कह सकते हैं कि NaCl पूरा पोलर कंपाउंड है। इसमें क्या होता है, Na जो होता है अपने पास अपने से एक इलेक्ट्रॉन पूरा क्लोरीन को दे देता है, और Cl जो होता है वो Na से पूरा इलेक्ट्रॉन ले लेता है। इसमें कोई शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स नहीं होती है। लेकिन वाटर में क्या होता है कि वाटर हमारा क्या होता है, पोलर कंपाउंड होता है। लेकिन पोलर कंपाउंड है, लेकिन एक प्रॉपर वर्ड जो उसके लिए होता है वो है डाइपोल, बिकॉज H2O इस तरीके का स्ट्रक्चर होता है। हमें पता है कि ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है एज कंपेरिजन टू हाइड्रोजन। तो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होना मतलब क्या हुआ, इनके बीच में जो इलेक्ट्रॉन शेयर हो रहे हैं उनको अपनी तरफ ज्यादा कौन खींच के रखेगा, ऑक्सीजन। और क्योंकि वो अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन को ज्यादा खींच के रखता है, इसीलिए अपने ऊपर ये कैसा चार्ज ले लेता है, पार्शियली नेगेटिव। और दोनों हाइड्रोजन के ऊपर कैसा चार्ज हो जाता है, पार्शियल पॉजिटिव। तो यहाँ पे क्या होता है, तो इसका मतलब हमें पता चल गया कि वाटर इज इटसेल्फ वाटर इज अ डाइपोल, या वाटर खुद भी एक कैसा कंपाउंड है, पोलर कंपाउंड। तो जब हम किसी भी आयनिक जब हम किसी भी गैशियस आयन को, अब हम जब इस आयंस को वाटर में डिसॉल्व करेंगे, दैट इज इसको हमने क्या किया, जब हम वाटर में डिसॉल्व करेंगे तो ये किस में बदल जाएगा, Na+ एक्वस में, और ये क्या हो जाएगा, Cl- एक्वस में। तो यहाँ पे क्या हुआ है, जब भी किसी गैशियस आयन को जब हम वाटर में डिसॉल्व करते हैं तो उस टाइम जो एनर्जी लिबरेट होती है, अब होता क्या है, इस टाइम जो एनर्जी लिबरेट होती है, जैसे ये Na+ है तो ये Na+ क्या हुआ, ये पॉजिटिव चार्ज होता है सोडियम पे। तो जब ये वाटर में जाएगा तो Na+ को हमेशा वाटर का कौन सा एंड सराउंड कर लेगा, नेगेटिव पार्ट सराउंड कर लेगा। तो ड्यू टू दीज अट्रैक्शन यहाँ पे एक एनर्जी लिबरेट होती है, और उसी एनर्जी को हम लोग क्या बोलते हैं, हाइड्रेशन एनर्जी। यहाँ पे जो एनर्जी लिबरेट हो रही है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, हाइड्रेशन एनर्जी। यहाँ पे भी जब Cl- को कौन सा एंड वाटर का सराउंड करेगा, पॉजिटिव पार्ट। तो यहाँ पे भी ड्यू टू अट्रैक्शन या ड्यू टू इंटरैक्शन ऑफ दीज टू ऑपोजिटली चार्ज आयंस, यहाँ पे भी जो एनर्जी लिबरेट हो रही है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, हाइड्रेशन एनर्जी। तो कोई भी सल्यूट जब सॉल्वेंट में डिसॉल्व होता है तो कह सकते हैं कि यही 2 इंपॉर्टेंट एनर्जीज होती है जो डिसाइड करती है कि वेदर अ सल्यूट विल गेट डिसॉल्व इन द सॉल्वेंट और नॉट। अगर किसी भी
सॉलिड आयनिक क्रिस्टल को उसके गैशियस आयन में ब्रेक करने में जितना भी अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड होता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, लैटिस एनर्जी। जब गैशियस आयन, उन्हीं आयंस को जब हम वाटर में डिसॉल्व करते हैं तो बिकॉज ऑफ इंटरेक्शन ऑफ दीज आयंस जो एनर्जी निकलती है उस एनर्जी को हम लोग क्या बोलते हैं, हाइड्रेशन एनर्जी। और यहाँ पे ये जो आयंस है, ये बिकॉज ये Na+ और Cl- वाटर से सराउंड हो गए, इसीलिए इन आयंस को हम लोग क्या बोल देंगे, हाइड्रेटेड आयंस। तो यहाँ पे हम ये कह सकते हैं, इन दोनों एनर्जीज को हमने पढ़ लिया है। तो यहाँ से ही आयनिक क्रिस्टल का, यहाँ से हमें ये याद रखना है कि जिसका हाइड्रेशन एनर्जी, अगर ये दो प्रोसेस हो रहे हैं जिनका हाइड्रेशन एनर्जी लैटिस एनर्जी से ज्यादा हो जाएगा, तो हमेशा ये याद रखो जब भी हाइड्रेशन एनर्जी इज ग्रेटर देन लैटिस एनर्जी तो वो जो सल्यूट होगा वो क्या हो जाएगा, उस सॉल्वेंट में सॉल्युबल हो जाएगा। लेकिन अगर हमारा लैटिस एनर्जी, कभी अगर आपको ये जो एनर्जी, तोड़ने वाली एनर्जी अगर वो आपकी ज्यादा होगा हाइड्रेशन एनर्जी से, तो हमेशा वो सल्यूट जो होगा वो क्या होता है, इनसॉल्युबल। तो कोई पर्टिकुलर सॉल्वेंट कोई पर्टिकुलर सल्यूट किसी सॉल्वेंट में डिसॉल्व करेगा कि नहीं करेगा, ये इन दो एनर्जी से पता चलता है, दैट इज लैटिस एनर्जी एंड हाइड्रेशन एनर्जी। तो हमारा फर्स्ट पॉइंट हो गया था नेचर ऑफ सल्यूट पे डिपेंड करता है सॉल्युबिलिटी। सेकंड पॉइंट हमारा नेचर ऑफ सॉल्वेंट। अब हमने एनसीईआरटी में सबसे पहला लाइन है, एनसीईआरटी में सबसे ऊपर ही लिखा है कि सॉल्ट और शुगर डिसॉल्व इन वाटर व्हाइल नैप्थलीन एंड एंथ्रासीन डिसॉल्व इन बेंजीन। तो यहाँ पे क्या है, मैं सिंपल यहाँ पे एक स्टेटमेंट इस तरीके से लिख सकती हूँ, इसी स्टेटमेंट को मैं यहाँ पे इस तरीके से लिख रही हूँ, आयनिक सॉल्वेंट, आयनिक सल्यूट easily dissolve in water, easily dissolve in water while non-ionic solute dissolve in बेंजीन, ईथर या CCl4, आप कुछ भी कह सकते हैं। तो यहाँ पे मैं क्या बोल रही हूँ कि जितने भी आयनिक सोल्यूट्स है, आयनिक सोल्यूट्स का मतलब क्या है, दो सोल्यूट्स विच आर मेड अप ऑफ आयंस। जैसे कि हमारा सॉल्ट क्या होता है, आयनिक सोल्यूट, बिकॉज वो बना किससे होता है, Na+ और Cl- से। तो जितने भी आयनिक सोल्यूट्स है वो जनरली वाटर में डिसॉल्व करते हैं। या हम लोगों ने ये भी पढ़ा था कि वाटर जो हमारा सबसे कॉमन सॉल्वेंट यूज करते हैं हम लोग हर रिएक्शन में या हर एक्सपेरिमेंट में, वो वाटर ही होता है। तो जितने भी आयनिक कंपाउंड्स है वो बहुत इजीली वाटर में डिसॉल्व कर लेते हैं, और बेंजीन में अगर आप उसे डिसॉल्व करोगे तो वो डिसॉल्व नहीं होंगे। हालांकि नॉन आयनिक सोल्यूट्स जो होते हैं वो बेंजीन में डिसॉल्व हो जाते हैं। तो रीजन क्या है, तो सबसे पहला रीजन ये है कि जो वाटर का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है, इसका मैं एक्सप्लेनेशन यहाँ पे दे रही हूँ। जो वाटर होता है, वाटर का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, वाटर का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या होता है, बहुत हाई होता है। वाटर जनरली हम लोग कॉमन सॉल्वेंट की तरह क्यों यूज करते हैं, आपने बहुत बार सुना होगा कि वो द मोस्ट कॉमन सॉल्वेंट दैट वी यूज इज वाटर। तो ऐसा क्या रीजन है, तो रीजन क्या होता है कि वाटर का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट बहुत हाई होता है, दैट इज 80। वेल बेंजीन का जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है, बेंजीन का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना होता है, 2.3, जो कि बहुत ही कम है। तो अब डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट वो मेन रीजन होता है जिसके वजह से आयनिक सॉल्यूट वाटर में डिसॉल्व करते हैं, और नॉन आयनिक कंपाउंड्स क्या होते हैं, नॉन आयनिक कंपाउंड्स में डिसॉल्व होते हैं। तो अब तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या होता है, जिस भी कंपाउंड का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट जितना ज्यादा होगा उसकी उतनी ज्यादा एबिलिटी होती है टू ब्रेक द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द आयंस ऑफ द आयनिक सल्यूट। कहने का ये मतलब है कि हमें पता है कि आयनिक क्रिस्टल्स में क्या होता है, आयंस होते हैं। अब वो कोई भी आप एग्जांपल ले सकते हैं, लेकिन मैं NaCl का एग्जांपल ले रही हूँ कि हमें पता है कि NaCl में क्या होता है, Na+ है एंड Cl- है, बिकॉज ये दोनों ऑपोजिटली चार्ज होते हैं। एंड चार्जेस के बीच में हमेशा कैसा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है।
तो ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या अट्रैक्शंस के वजह से ही तो Na+ और Cl- एक दूसरे से बहुत स्ट्रांगली अट्रैक्टेड होते हैं। तो जिस भी सॉल्वेंट का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट जितना ज्यादा होता है उसकी उतनी एबिलिटी होती है कि वो उनके बीच का ये जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है इसको ब्रेक कर दे, दैट इज वो उसको उतना ही इजीली उस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को वीक कर सकते हैं। तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इज द पावर ऑफ द सॉल्वेंट to break the electrostatic force of attraction binding the ions of the solute so that these solute get separated from each other and can be easily dissolved in the solvent। तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट बस एक एबिलिटी होती है किसी भी सॉल्वेंट की कि वो उनके बीच का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो होता है बस उसे वीक कर देता है, और जब ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वीक हो जाता है तो ये जो कैटायंस और एनायंस है ये सेपरेट हो जाएंगे और ये वाटर में बहुत इजीली डिसॉल्व हो जाएगा। आप इस तरीके से भी समझ सकते हो, जैसे Na+ है Cl- है, इन दोनों के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, पहले ये दोनों एक दूसरे से बहुत स्ट्रांगली जुड़े हुए हैं, लेकिन जैसे ही वाटर आता है तो वाटर में भी क्या होता है, एक पॉजिटिव पार्ट होता है एक नेगेटिव पार्ट होता है। तो पॉजिटिव नेगेटिव पार्ट, इसके पास ऑक्सीजन नेगेटिव पार्ट जाने लगता है और इसके पास क्या बोलते हैं पॉजिटिव पार्ट जाने लगता है। तो बिकॉज नेगेटिव पार्ट इसके पास जाके इसको अपनी तरफ खींचने लगते हैं और यहाँ पे पॉजिटिव पार्ट जाके इसके साथ इंटरेक्शन कर लेते हैं। तो पहले जो इन दोनों के बीच में बॉन्ड था, अब यहाँ पे क्या होता है, Na का ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड होने लगता है और क्लोरीन का हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड होने लगता है। तो वो पहले जो एक दूसरे में इंटरेस्ट दिखा रहे थे, अब वो उन दोनों को ही अलग अलग इंसान मिल जाते हैं, तो वो उनमें उनका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा ओवरकम हो जाता है एज कंपैरिजन टू दिस। हेंस जिस भी सॉल्वेंट का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट जितना ज्यादा हाई होगा उसमें पोलर सोल्यूट बहुत इजीली डिसॉल्व करते हैं, और जितने भी नॉन आयनिक सोल्यूट्स होते हैं वो ऐसे सॉल्वेंट में डिसॉल्व होना पसंद करते हैं जिनका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट बहुत कम होता है। तो मैं यहाँ पे डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का तो किसी भी दो आयंस के बीच में हमें पता है कि आयंस के बीच में हमेशा कैसा फोर्स होता है, कोलम्बिक फोर्स। एंड हमें ये फॉर्मूला पता होना चाहिए कि कोलम्बिक फोर्स जो होता है इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्जेस बिटवीन द आयंस, दैट इज इनके बीच में ये जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है टू द चार्जेस ऑफ द आयन। जितना ज्यादा इनके बीच में चार्ज होगा उतना ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, एंड इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस, स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस। मतलब दिस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन एनी टू आयंस डिपेंड्स ऑन टू थिंग, फर्स्टली द चार्ज एंड सेकेंड इज द रेडियस। आप इन दोनों के बीच का रेडियस जितना ज्यादा बढ़ा दोगे या किसी भी आयनिक सोल्यूट्स के आयंस के बीच का डिस्टेंस जितना ज्यादा होगा उनके बीच का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उतना कम होगा। तो दिस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डिपेंड्स ऑन टू थिंग। अब हमें पता है कि यहाँ पे प्रोपोर्शनैलिटी साइन हटेगा तो यहाँ पे कांस्टेंट आता है जिसे हम लोग यहाँ पे क्या बोलेंगे, यहाँ पे कांस्टेंट आता है जो कि हमारा क्या है, किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट को। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है किसी भी दो आयंस के बीच में, वो किससे इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट से। मतलब क्या है यहाँ पे कि किसी भी सॉल्वेंट का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, इसका मतलब जितना ज्यादा होगा उसके बीच का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वो उतना कम कर देगा। यही कहने का मेरा मतलब था कि इसीलिए कोई भी आयनिक सोल्यूट को, स्पेशली आयनिक सोल्यूट, क्योंकि आयनिक सोल्यूट में क्या होता है, कोलम्बिक फोर्स होगा, और कोलम्बिक फोर्स किस पे डिपेंड कर रहे हैं, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट पे, वो भी कैसे, इनवर्सली। दैट इज अगर इसीलिए कोई भी आयनिक सोल्यूट जब हम उसे वाटर में मिलाते हैं तो वाटर में मिलाने से क्या होता है, वाटर का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट बहुत हाई होता है। तो हाई डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होने के वजह से उनके बीच का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होता है, कम होने लगता है। जैसे ही फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होता है वो अपने इंटरेक्शंस को तोड़ के वाटर के साथ इंटरेक्ट करना स्टार्ट कर देते हैं और वाटर में बहुत इजीली डिसॉल्व हो जाते हैं। तो इसीलिए कहा गया है कि सॉल्ट या शुगर डिसॉल्व करता है वाटर में इजीली, वेल नैप्थलीन एंड एंथ्रासीन डिसॉल्व इजीली इन बेंजीन।
तो इसी लाइन को आप इस तरीके से भी कह सकते हैं कि पोलर डिसॉल्व्स इन पोलर एंड नॉन पोलर डिसॉल्व्स इन नॉन पोलर। तो हेंस मुझे लगता है आप लोग को ये समझ आ गया होगा। तो अब हम तीसरा इफेक्ट पढ़ेंगे, दैट इज इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। तो यहाँ पे आप ये भी लिख सकते हैं अपना, एक इसका गाइडिंग प्रिंसिपल है, लाइक डिसॉल्व लाइक। लेकिन ये होता क्यों है, इसका फंडा क्या है, ये मैंने आप लोग को समझा दिया है। तो अब हम तीसरा हमारा जो फैक्टर अफेक्टिंग है वो क्या होता है, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। सॉल्युबिलिटी पे टेम्परेचर का बहुत इंपॉर्टेंट इफेक्ट होता है। अब जनरली कुछ को ऐसा लगता है कि आप अगर टेम्परेचर बढ़ा दोगे तो कोई भी चीज क्या होता है, किसी भी सॉल्वेंट में डिसॉल्व ही होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। टेम्परेचर का इफेक्ट सॉल्युबिलिटी को बढ़ाता भी है और टेम्परेचर का इफेक्ट सॉल्युबिलिटी को घटाता भी है। डिपेंड करता है कि कौन सा फैक्टर किस पे डोमिनेट कर रहा है। अब होता क्या है, जैसे मैं आप लोग को एक चीज बता रही हूँ कि एक्सोथर्मिक एंड एंडोथर्मिक सबने सुना होगा। एक्सोथर्मिक रिएक्शंस कौन होते हैं, जिनमें हीट निकलता है। तो बिकॉज बॉडी से या किसी भी सोल्यूशन से हीट निकल रहा है तो उसका डेल्टा एच जो है, डेल्टा एच इसका हमेशा क्या रहेगा, नेगेटिव। और एंडोथर्मिक कौन होते हैं, जो हीट को एब्जॉर्ब करते हैं। तो बिकॉज ये एब्जॉर्ब होता है एनर्जी, इसीलिए इसका डेल्टा एच हमेशा क्या रहता है, पॉजिटिव। अब इसका क्या रोल है मैं बताऊंगी अभी। अब होता क्या है कि किसी भी सोल्यूशन की जो इंथैल्पी होती है वो दो चीजों पे डिपेंड, वो दो चीजों से बनी है, दैट इज डेल्टा एच ऑफ लैटिस एनर्जी प्लस डेल्टा एच ऑफ हाइड्रेशन एनर्जी। दैट इज बी ऑफ सोल्यूशन जो होता है वो दो से बना हुआ है, लैटिस एनर्जी से बनता है प्लस हाइड्रेशन एनर्जी से। तो अब होता क्या है, दोनों इफेक्ट मैं आप लोगों को समझाऊंगी। सबसे पहले मैं यहाँ पे दो एग्जाम्पल बता रही हूँ। अब एक एग्जाम्पल क्या है जो टेम्परेचर के इफेक्ट को, जिसका टेम्परेचर बढ़ाने से सॉल्युबिलिटी बढ़ेगा, और एक एग्जाम्पल क्या होगा जिसका टेम्परेचर बढ़ाने से सॉल्युबिलिटी घटेगा। जैसे कि एग्जाम्पल में मैंने लिया KNO3। अब KNO3 क्या होता है, मैं आप लोग को बता रही हूँ, KNO3 इज अ हार्ड मॉलिक्यूल। ये मॉलिक्यूल कैसा होता है, थोड़ा हार्ड होता है। तो जब आप इसे किसी भी सॉल्वेंट में डिसॉल्व करते हैं, तो मैंने बताया था किसी सॉल्वेंट में डिसॉल्व होगा तो पहले वो आयनिक क्रिस्टल जो है वो अपने आयंस में तो टूटेगा। तो अब ये क्या है, ये टूटेगा किसमें, K प्लस NO3 माइनस में। तो अब जब ये इसमें, बिकॉज इट इज अ हार्ड मॉलिक्यूल, इसमें जो अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड होता है टू ब्रेक दिस क्रिस्टल इनटू इट्स आयन, यहाँ पे अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड, लैटिस एनर्जी जो होती है वो बहुत हाई होती है। तो अब मैंने बताया कि यहाँ पे क्या है, आयनिक क्रिस्टल को आयंस में तोड़ने के लिए जो अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड होगा वो क्या होगा, लैटिस एनर्जी। और बिकॉज इट इज अ हार्ड मॉलिक्यूल तो इसका लैटिस एनर्जी क्या होगा, बहुत हार्ड, ज्यादा होगा। तो जब हम इसे अब क्या करेंगे, वाटर में डिसॉल्व करेंगे, तो मैंने बताया था वाटर में कोई भी आयंस अगर डिसॉल्व करता है तो वो हमेशा जो एनर्जी लिबरेट करता है, तो उस एनर्जी को हम लोग क्या बोलेंगे, हाइड्रेशन एनर्जी। तो ये यहाँ पे जो एनर्जी हमें चाहिए होगा उसे हम लोग क्या बोलते हैं, हाइड्रेशन एनर्जी। तो ये किस में बदल जाएगा, K प्लस एक्वस, और ये क्या हो जाएगा NO3 माइनस, और ये भी क्या होगा एक्वस में। तो बिकॉज मैंने बताया कि अब क्या होता है, एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन इज मेड अप ऑफ लैटिस एनर्जी प्लस हाइड्रेशन एनर्जी। अब लैटिस एनर्जी रिक्वायर्ड एनर्जी होती है, ये एनर्जी आपको चाहिए। तो बिकॉज ये हमेशा रिक्वायर्ड एनर्जी होती है, तो रिक्वायर्ड एनर्जी मैंने क्या बताया, अभी ये एनर्जी हमें चाहिए। तो जब कोई बॉडी एनर्जी लेती है तो उसका जो डेल्टा एच होगा वो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव होगा। तो इसका मतलब क्या हुआ है, यहाँ पे लैटिस एनर्जी हमेशा इसका ये डेल्टा एच क्या होता है, पॉजिटिव होगा। और हाइड्रेशन एनर्जी क्या होती है, ये एनर्जी लिबरेट होती है, किसी बॉडी से आप एनर्जी को निकाल रहे हो। तो जब एनर्जी निकल रही है तो इसका डेल्टा एच क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। तो बिकॉज मैंने बताया कि इंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन किससे बना हुआ है, लैटिस एनर्जी प्लस हाइड्रेशन एनर्जी। अब KNO3 का बिकॉज लैटिस एनर्जी जो होता है वो बहुत हाई होता है एज कंपैरिजन टू क्या, हाइड्रेशन एनर्जी। इसका मतलब अगर मैं पॉजिटिव और नेगेटिव इफेक्ट को देखूंगी तो यहाँ पे ओवरऑल सोल्यूशन में कौन डोमिनेट करेगा, सोल्यूशन पे मेन इफेक्ट किसका होगा, लैटिस एनर्जी का होगा।
तो बिकॉज इसका लैटिस एनर्जी बहुत हाई होता है तो इसका क्या हो जाएगा, डेल्टा एच ऑफ सोल्यूशन, ओवरऑल सोल्यूशन कैसा हो जाएगा, पॉजिटिव। मतलब जब इसके आयंस सोल्यूशन में जाएंगे तो सोल्यूशन में जाने के बाद इसके आयंस जब वाटर के साथ डिसॉल्व करेंगे तो जो भी आपका सोल्यूशन होगा वो कैसा होगा, डेल्टा एच ऑफ सोल्यूशन पॉजिटिव होने का मतलब क्या है, रिएक्शन आपका कैसा हो जाएगा, एंडोथर्मिक। दैट इज ये रिएक्शन आपका क्या होगा, एंडोथर्मिक। अब एंडोथर्मिक रिएक्शंस क्या होते हैं, जिनको हीट चाहिए होता है। इसका मतलब क्या है कि KNO3 को वाटर में डिसॉल्व होने के लिए टेम्परेचर चाहिए या हीट चाहिए। तो इसीलिए जब आप उसे टेम्परेचर दोगे तो यहाँ पे KNO3 की सॉल्युबिलिटी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो यहाँ पे आप क्या कह सकते हो, बिकॉज डेल्टा एच ऑफ सोल्यूशन इज एंडोथर्मिक, हेंस टेम्परेचर को बढ़ाने से इसकी सॉल्युबिलिटी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, सॉल्युबिलिटी भी क्या होगी, बढ़ेगी। तो अब हम दूसरा एग्जांपल लेंगे जिसमें हमारा टेम्परेचर बढ़ाने से सॉल्युबिलिटी घटेगी। तो अब हम सेकेंड एग्जांपल जो लेंगे वो हम लेंगे Na2SO4 का। अब Na2SO4 है, ये भी क्या है, हमारा आयनिक क्रिस्टल है। तो मैंने बताया था किसी भी आयनिक क्रिस्टल को पहले आप क्या करोगे, उसके आयंस में ब्रेक करोगे। तो ये किस में ब्रेक हो जाएगा, Na प्लस SO4 -2, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 Na के मॉलिक्यूल्स हो जाएंगे। तो अब यहाँ पे क्या है, मैंने एक चीज आप लोगों को बता दे रही हूँ कि Na2SO4 कैसा होता है, इट इज अ सॉफ्ट मॉलिक्यूल। मतलब यहाँ पे कह सकते हो ये हार्ड एंड सॉफ्ट, आप इस तरीके से समझ सकते हो कि यहाँ पे अब बिकॉज ये सॉफ्ट मॉलिक्यूल है तो ये बहुत इजीली अपने आयंस में ब्रेक हो जाता है। और यहाँ पे जो हमें एनर्जी रिक्वायर्ड होता है, मैंने बताया था किसी भी क्रिस्टल लैटिस को उसके आयंस में ब्रेक करने के लिए जो अमाउंट ऑफ एनर्जी हमें चाहिए होगा, उस अमाउंट ऑफ एनर्जी को हम क्या बोलेंगे, लैटिस एनर्जी। अब आयंस एक दूसरे से अलग होने के बाद क्या करेंगे, वाटर के साथ इंटरैक्ट करते हैं। तो जब ये वाटर के साथ इंटरैक्ट करेगा, तो जब ये वाटर के साथ इंटरैक्ट करेगा तो उस टाइम क्या होगा, कौन सी एनर्जी निकलती है, हाइड्रेशन एनर्जी। और ये किस में बदल जाएगा, Na प्लस एक्वस में और SO4 -2 एक्वस में। तो यहाँ पे क्या होता है, अब हमें बहुत ऑब्वियस है, मैंने आप लोग को ये चीज बताया था कि जैसे पीछे कोई भी आयनिक क्रिस्टल है उनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन दो चीजों पे डिपेंड करता है, दैट इज चार्ज एंड रेडियस। ऐसे ही हाइड्रेशन एनर्जी भी जो है वो दो चीजों पे डिपेंड करते हैं, चार्जेस पे और रेडियस पे। जनरली जिसका चार्ज जितना ज्यादा होता है उनका हाइड्रेशन एनर्जी उतना ज्यादा होता है। जैसे यहाँ पे मैंने बताया था कि इसका हाइड्रेशन एनर्जी कम है, KNO3 का हाइड्रेशन एनर्जी Na2SO4 के कंपैरिजन कम होता है। वाई, बिकॉज इसमें चार्ज जो है, एक चार्ज है और यहाँ पे चार्जेस क्या है, इसकी कंपैरिजन ज्यादा है। तो बिकॉज यहाँ पे, और ये सॉफ्ट मॉलिक्यूल भी है, तो इसका लैटिस एनर्जी कम होगा और इसका हाइड्रेशन एनर्जी जो होता है वो ज्यादा होता है। तो और मैंने बता रखा था कि लैटिस एनर्जी हमेशा क्या होता है, रिक्वायर्ड एनर्जी। तो ये रिक्वायर्ड एनर्जी होने की वजह से इसका डेल्टा एच कैसा होता है, पॉजिटिव लेंगे। और हाइड्रेशन एनर्जी का डेल्टा एच हमेशा हम क्या लेते हैं, नेगेटिव। और बिकॉज मैंने यहाँ पे बोला कि हमारा हाइड्रेशन एनर्जी ज्यादा है लैटिस एनर्जी से, और हमारा सोल्यूशन किससे बना होता है, एंथैल्पी ऑफ सोल्यूशन इज ऑलवेज मेड अप ऑफ लैटिस एनर्जी प्लस हाइड्रेशन एनर्जी। यहाँ पे क्या है, हमारा नेगेटिव इफेक्ट ज्यादा है, मतलब हमारा सोल्यूशन, क्योंकि हाइड्रेशन एनर्जी ज्यादा है तो हमारा सोल्यूशन भी कैसा हो जाएगा, ओवरऑल नेगेटिव हो जाएगा। अब सोल्यूशन नेगेटिव होने का मतलब क्या है, अगर आपका डेल्टा एच नेगेटिव निकल के आता है इसका मतलब क्या है, आपका रिएक्शन कैसा होगा, एक्सोथर्मिक। मतलब ये है कि जब भी ऐसे आयंस, मतलब Na2SO4 को जब हम सॉल्वेंट में डालेंगे तो वो जो है सोल्यूशन को हीट अप कर देता है, सोल्यूशन में वो हीट को इवॉल्व करता है। और जैसे कि हम लोगों ने पढ़ा है कि अब कोई ये जब वाटर में डिसॉल्व हो रहे हैं तो ये हीट को लिबरेट कर रहे हैं। तो अगर कभी भी हीट लिबरेट होती है तो दूसरी बॉडी हमेशा हीट को एक्सेप्ट करने वाली होनी चाहिए। जैसे कि कोई भी हम हॉट बॉडी रखते हैं, अगर रूम टेम्परेचर पे रख देते हैं, तो अगर हमारी हॉट बॉडी है तो हमेशा हीट का फ्लो कहाँ से होता है, हॉट से
कोल्ड की तरफ। तो यहाँ पे भी यही है, रिएक्शन आपका ओवरऑल कैसा है, एक्सोथर्मिक। तो अगर आप टेम्परेचर इसमें और बढ़ा दोगे तो उसके आयंस को टेम्परेचर की जरूरत नहीं है। उसके आयंस जब डिसॉल्व हो रहे हैं तो वो ऑलरेडी हीट को दे रहे हैं, उन्हें चाहिए कि दूसरी जो बॉडी है जिसमें भी वो जा रहे हैं वो बॉडी कैसी होनी चाहिए, कोल्ड, मतलब वहां का टेम्परेचर कम होना चाहिए, तभी हीट फ्लो होगा। तो यहाँ पे इसका मतलब हम ये कह सकते हैं बिकॉज सोल्यूशन इज एक्सोथर्मिक, तो इसीलिए आप अगर टेम्परेचर बढ़ाओगे तो इसकी सॉल्युबिलिटी हमेशा घट जाएगी। तो यहाँ पे ये कह सकते हैं कि यहाँ पे टेम्परेचर बढ़ाने से सॉल्युबिलिटी डिक्रीज होती है। तो हेंस मैं यहाँ पे मैंने इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर समझा दिया है। टेम्परेचर का दोनों इफेक्ट होता है, पॉजिटिव इफेक्ट भी, नेगेटिव इफेक्ट भी। कभी टेम्परेचर आप बढ़ाओगे तो सॉल्युबिलिटी बढ़ती है, कभी कभी आप सॉल्युबिलिटी अगर टेम्परेचर बढ़ाओगे तो सॉल्युबिलिटी घटती है। और कुछ ऐसे भी कंपाउंड्स होते हैं जिनका टेम्परेचर, जिनकी सॉल्युबिलिटी टेम्परेचर से कोई ज्यादा इफेक्ट नहीं होती है। तो आई होप आप लोगों को इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर समझ आ गया होगा। अब एक पॉइंट है इफेक्ट ऑफ प्रेशर ऑन सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड जनरली अनइफेक्टेड रहता है, बिकॉज सॉलिड्स जो होते हैं वो इनकम्प्रेसिबल होते हैं और प्रेशर का उस पर कोई मेन इफेक्ट नहीं होता है। इसीलिए जब भी आप सॉलिड की सॉल्युबिलिटी लिक्विड में पढ़ते हैं तो आप इफेक्ट ऑफ प्रेशर को इग्नोर करते हैं। हालांकि अब इसके बाद जो हम टॉपिक पढ़ेंगे सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड, उसमें हमें इफेक्ट ऑफ प्रेशर भी पढ़ना है, जिसे हम हेनरी लॉ के थ्रू पढ़ेंगे। तो आई होप आप लोग को आज का लेक्चर समझ आया होगा। आप लोग को आज की क्लास पसंद आई है तो प्लीज लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब। एंड जिन भी बच्चों को इस चैप्टर के पुराने वीडियोस देखने हैं वो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है, वो वहां जाके देख सकते हैं। सो थैंक यू।